नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। इस बुलेटिन में आज बात होगी कर्नाटक में बीजेपी को लगे सुप्रीम झटके की। प्रोटेम स्पीकर को लेकर छिड़ी जंग की। जानेंगे कि खुद की चाल में कैसे फंसी बीजेपी, स्मृति ईरानी की वजह से क्यों दुखी हैं शत्रुघ्न सिन्हा, और आखिर में बात चर्चिल रामेश्वर की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बीजेपी को बड़ा झटका। कल शाम 4 बजे तक बहुमत साबित करने का दिया आदेश। प्रोटेम स्पीकर को लेकर छिड़ी कांग्रेस बीजेपी में जंग। राज्यपाल ने बीजेपी के विधायक बोपैया को चुना प्रोटेम स्पीकर। कांग्रेस ने फैसले पर जताई नाराजगी। मिशन छत्तीसगढ़ पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। दुर्ग में राहुल ने निकाला रोड शो। बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी ने संविधान का गला घोटा। मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में सीएम केजरीवाल से पूछताछ। पुलिस ने दागे सवाल, पूछताछ की हुई रिकॉर्डिंग। और गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 301 अंक नीचे गिरा। निफ्टी 10,600 के नीचे बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कर्नाटक के नए नवेले मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के लिए सुप्रीम कोर्ट से बुरी खबर सामने आई है। अब उन्हें कल शाम 4 बजे बहुमत साबित करना होगा। इसे सीएम सहित पूरी बीजेपी के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। यानी अगर कल बीजेपी 112 के आंकड़े को नहीं छू पाती है तो येदियुरप्पा 3 दिन के सीएम ही बनकर रह जाएंगे। कांग्रेस और जेडीएस के राज्यपाल वजुभाई वाला के बीजेपी को न्योता देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। जहां बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी बार बार ये दलील देते रहे हैं कि राज्यपाल ने 15 दिन का समय दिया है, हमें वो समय मिलना चाहिए। अगर नहीं दिया जाता तो हम 1 हफ्ते में भी बहुमत साबित कर सकते हैं। रोहतगी ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर का चुनाव करने के लिए भी समय चाहिए। कांग्रेस और जेडीएस ने अपने विधायक दूर बंद कर रखे हैं, उन्हें लाने में भी वक्त लगेगा। वहीं कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल कैसे बीजेपी को बहुमत सिद्ध करने का मौका दे सकते हैं, जबकि कांग्रेस जेडीएस के पास पूरी संख्या है। सुप्रीम कोर्ट में कुमारस्वामी की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसे मामलों में राज्यपाल को अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन दलीलों पर जस्टिस सीकरी ने पूछा कि अगर 2 पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, तो गवर्नर ने किस आधार पर फैसला किया। जस्टिस सीकरी ने बीजेपी से कहा, या तो आप कानून के अनुसार चलें या फिर शनिवार को सदन में बहुमत परीक्षण हो, ये आपको चुनना है। जस्टिस सीकरी के इस सुझाव का समर्थन जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने भी किया और बीजेपी की दलीलों को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि आपके पास बहुमत साबित करने के लिए केवल 28 घंटे का वक्त है। तो अब सबकी निगाहें कल बेंगलुरु पर टिकी हैं, जहां शाम 4 बजे येदियुरप्पा अपनी अग्नि परीक्षा से गुजरेंगे। अगर वो जादुई आंकड़े को छू गए तो वो 5 साल तक सत्ता में रहेंगे, और अगर नहीं तो हाथ आई कुर्सी उन्हें छोड़नी होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में बहुमत साबित करने के लिए बीजेपी को कल शाम 4 बजे तक का समय दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 104 सीटों वाली बीजेपी बहुमत के आंकड़े को छूने के लिए बाकी विधायक कहां से लेकर आएगी। क्या किसी तरह से बहुमत का आंकड़ा ही 104 तक बैठाया जाएगा? तो क्या है कर्नाटक का नंबर गेम, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटें हैं, लेकिन 222 पर चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी ने 104 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि कांग्रेस को 78 सीटें मिली थीं। वहीं जेडीएस के खाते में 37 सीटें आई थीं। लेकिन राज्य में कोई भी पार्टी 112 के जादुई आंकड़े को नहीं छू सकी। कांग्रेस और जेडीएस ने गठबंधन कर बहुमत की 115 सीटें जुटाई, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला और वो बिना बहुमत के ही सत्ता पर काबिज हो गई। लेकिन कल अपनी सत्ता को बचाने के लिए उसे अग्नि परीक्षा को पास करना होगा। उसके लिए उसे 8 विधायकों की और जरूरत होगी। मगर 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले कुमारस्वामी के 1 सीट छोड़ने के बाद अब बहुमत आंकड़ा 111 पहुंच गया है, क्योंकि अब कर्नाटक में 3 सीटों पर दोबारा चुनाव होगा। इस लिहाज से मौजूदा वक्त में 221 सीटों के तौर पर बीजेपी को बहुमत साबित करने के लिए 7 विधायक जुटाने होंगे। पहले बीजेपी दावा कर रही थी कि 2 निर्दलीय विधायक उसके साथ हैं, ऐसे में उसे 5 की ही जरूरत है, लेकिन वो दावा भी खारिज हो गया। विधायकों का कहना है कि हम बीजेपी का साथ नहीं देंगे। इस इनकार से ही उसकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं, लेकिन बावजूद इसके पार्टी दावा कर रही है कि हमारे पास बहुमत है।
ये दावा शायद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर फ्लोर टेस्ट के दौरान कांग्रेस और जेडीएस के 14 विधायक गैर हाजिर रहते हैं तो बहुमत 207 सीटों के आधार पर आंका जाएगा, यानी कि उसकी संख्या 104 होगी। तब जाकर बीजेपी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना पाएगी। लेकिन इस अंक गणित से कांग्रेस टेंशन में आ गई है क्योंकि बीजेपी जोड़तोड़ में माहिर है और उस पर धन बल का प्रयोग करने के आरोप भी लग चुके हैं। इसीलिए पार्टी ने अपने विधायकों को हैदराबाद भेज दिया, लेकिन अब कल फ्लोर टेस्ट के लिए उन्हें वापस बुलाना होगा। तो देखना होगा कि आज और कल में सत्ता के लिए क्या क्या खेल चलता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। इस खेल में सियासी दाव पेच लगाकर बीजेपी जीत पाती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले अभी जंग प्रोटेम स्पीकर को लेकर छिड़ गई है। कर्नाटक में जब से राज्यपाल वजुभाई वाला ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए हरी झंडी दिखाई है, तब से उनके फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब उनके प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर दिए गए आदेश पर भी कांग्रेस भड़क उठी है। बीजेपी के विधायक बोपैया को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने से नाराज कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मन बनाया है। कर्नाटक में अब तक सीएम की कुर्सी को लेकर ही कांग्रेस और बीजेपी में जंग छिड़ी हुई थी, लेकिन अब प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी दोनों में रार शुरू हो गई है। बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देकर बवाल खड़ा करने वाले राज्यपाल वजुभाई वाला ने प्रोटेम स्पीकर बीजेपी विधायक को नियुक्त कर दिया है, जिस पर बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल बीएस येदियुरप्पा सरकार को कल शाम 4 बजे अपना बहुमत साबित करना है। ऐसे में गवर्नर ने विधानसभा को चलाने के लिए अस्थायी स्पीकर के लिए बीजेपी के विधायक केजी बोपैया को चुना है। राज्यपाल ने उन्हें पद की शपथ भी दिला दी। कुंभारना गणपति बोपैया चौथी बार विधायक चुने गए हैं। वो पहले भी 2008 से 2013 के बीच प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। उनका आरएसएस से गहरा नाता है। प्रोटेम स्पीकर को लेकर राज्यपाल के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें बोपैया प्रोटेम स्पीकर के रूप में स्वीकार्य नहीं होंगे। हम इस पर शीघ्र कोई एक्शन लेंगे। हमें जानकारी मिली थी कि देशपांडे सबसे वरिष्ठ विधायक हैं और उन्हें स्पीकर बनाया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले ऐसी खबर थी कि कर्नाटक विधानसभा के सचिव ने प्रोटेम स्पीकर के लिए 2 विधायकों के नाम दिए हैं। इनमें एक बीजेपी के विधायक उमेश कट्टी और दूसरा कांग्रेस के 8 बार रहे विधायक आरवी देशपांडे का नाम शामिल था। लेकिन इनमें से किसी को भी स्पीकर नहीं बनाया गया, जिसे लेकर कांग्रेस जेडीएस भड़क उठे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। कर्नाटक का सियासी भूचाल अब बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी करने वाला है, क्योंकि दूसरे राज्यों में भी बीजेपी की सरकार के खिलाफ विपक्ष ने आवाज उठा दी है। सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। इसी बात पर अब बिहार, गोवा, मणिपुर में कांग्रेस और आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया है। जहां बिहार में आरजेडी ने राजभवन तक मार्च निकाला, तो वहीं गोवा और मणिपुर में भी नेता गवर्नर से मिलने पहुंच गए। कर्नाटक में चली सियासी आंधी ने दूसरे बीजेपी शासित राज्यों को भी अपनी चपेट में ले लिया है, क्योंकि अब विपक्षियों ने बीजेपी के नंबर 1 का दांव उसी पर खेल दिया है। गोवा, बिहार, मणिपुर में भी पहले नंबर पर रही कांग्रेस और आरजेडी भी सरकार बनाने का दावा ठोक रही है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधायकों के साथ मिलकर आज राजभवन तक मार्च निकाला और राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा किया। बिहार में 2015 में हुए चुनाव के बाद आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसने नीतीश के साथ सरकार भी बनाई थी। लेकिन नीतीश के इस्तीफे के बाद 2017 में ये सरकार गिर गई और फिर जेडीयू ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई और आरजेडी सरकार से सीधा विपक्ष की भूमिका में आ गई। इधर बिहार के साथ साथ गोवा में भी नंबर 1 पर बीजेपी फंस गई है, क्योंकि कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल मृदुला सिन्हा को पत्र सौंपकर सदन में बहुमत साबित करने के लिए न्योता देने की मांग की। गोवा में कांग्रेस 16 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत से दूर रही थी। बीजेपी ने 14 सीटों पर कब्जा जमाया था और अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। वहीं मणिपुर विधानसभा में विपक्ष के नेता ओ.ई. बोबी सिंह ने भी राज्यपाल से मुलाकात कर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए न्योता देने की मांग की है। मणिपुर में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान 60 सीटों में उनकी पार्टी ने 28 पर जीत दर्ज की थी, लेकिन मौका 21 सीटें लाने वाली बीजेपी को मिला था। कर्नाटक में जब कांग्रेस ने बीजेपी के दूसरे नंबर के फॉर्मूले को अपनाया, तो बीजेपी ने इसे पलटकर नंबर 1 कर दिया, लेकिन अब वो इस पर भी घिर गई है। तो देखना होगा कि दूसरे राज्यों में उठी कर्नाटक की आंधी को वो कैसे शांत करती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।
राजनीति के बिसात बिछाने में बीजेपी माहिर है, लेकिन कभी कभी उन चालों में वो खुद फंस जाती है। अब कर्नाटक में जो खेल उसने खेला उसकी आंच दूसरे बीजेपी शासित राज्यों पर भी आ गई है। अब इससे वो कैसे बचेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तो शत्रुघ्न सिन्हा की नाराजगी दूर होने का नाम नहीं ले रही है। आज उन्होंने राजनीति में नई शुरुआत करने वाले कमल हासन और रजनीकांत को सलाह देने के बहाने उस वजह को बताया जिसे लेकर वो पार्टी पर बरसते हैं। बीजेपी के शत्रु बने पटना साहिब से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की नाराजगी की वजह उनके घटते कद को माना जाता है, लेकिन आज उन्होंने इशारों में खुलासा किया है कि इसकी वजह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है। राजनीति में नई शुरुआत करने वाले कमल हासन और रजनीकांत को सलाह देने के बहाने बीजेपी सांसद ने बताया कि कैसे पार्टी ने उनके साथ छलावा किया। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी में मेरे साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है उसे देखिए। मुझे बताया गया था कि मुझे कैबिनेट पद दिया जाएगा, लेकिन इसके वजह एक टीवी अभिनेत्री को कैबिनेट पद दिया गया। टीवी अभिनेत्री से यहाँ शत्रुघ्न का मतलब स्मृति ईरानी से निकाला जा रहा है, क्योंकि मोदी कैबिनेट में वो एक ऐसी अकेली मंत्री है जो अभिनेत्री थी। 4 साल पहले जब पीएम मोदी ने शपथ ली थी तब स्मृति ईरानी को भी शिक्षा मंत्री बनाया गया था, लेकिन उनके काम पर उंगलियां उठने के बाद पार्टी ने उनके मंत्रालय में बदलाव कर दिया, मगर कैबिनेट से नहीं निकाला। इसे लेकर ही आज शत्रुघ्न सिन्हा ने इशारों में बीजेपी के साथ स्मृति ईरानी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरे साथ भेदभाव किया गया और मेरा अपमान भी किया गया। राजनीति का खेल ही ऐसा है जिसकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होती है वो खुश होता है, और जिसके हाथ कुछ नहीं लगता वो निराश होता है। कैबिनेट में पद न मिलने से आज शत्रुघ्न सिन्हा भी नाराज हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन वो हमेशा बोफोर्स घोटाले को लेकर कांग्रेस पर ही बरसती रहती है। बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, लेकिन कांग्रेस हमेशा कहती आई है कि उसमें उनका कोई हाथ नहीं है। मगर अब बिहार के राज्यपाल ने भी कांग्रेस का साथ दिया है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को ईमानदार व्यक्ति बताया है। उन्होंने कहा है कि बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी शामिल नहीं थे। बीजेपी बोफोर्स घोटाले में बार बार पूर्व पीएम राजीव गांधी का नाम घसीटती आई है, उन्हें बेईमान बताती है। यहां तक कि पीएम मोदी भी चुनावी रैलियों में बोफोर्स घोटाले का जिक्र कर राजीव गांधी पर भ्रष्टाचार का कीचड़ उछालते रहे हैं, लेकिन बीजेपी शासित बिहार में ही राज्यपाल ने इन आरोपों को नकार दिया है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को ईमानदार व्यक्ति बताया है। उन्होंने कहा है कि बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी शामिल नहीं थे। वो काफी बढ़िया व्यक्ति थे, लेकिन उनके साथ कई भ्रष्ट लोग थे जिन्होंने बोफोर्स तोप खरीद में धन लिए। शिक्षा पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन करने पहुंचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि बेकार में बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी का नाम घसीटा जाता है, उन्हें बदनाम किया जाता है। वो सबसे ईमानदार शख्स थे। आपको बता दें कि बोफोर्स तोप सौदे के चलते 1987 में देश की राजनीति में भूचाल आ गया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल के दौरान आरोप लगा था कि स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारत के साथ सौदे के लिए $1 करोड़ 42 लाख की रिश्वत बांटी थी। 400 बोफोर्स तोपों की खरीद का सौदा $1.3 अरब का था। बीजेपी इसी घोटाले को लेकर हमेशा कांग्रेस को घेरती आई है, लेकिन अब तो उसी के शासित राज्य के राज्यपाल कह रहे हैं कि राजीव गांधी बेदाग हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात जज चेलामेश्वर की। सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है कहकर देश में हड़कंप मचाने वाले वरिष्ठ जज चेलामेश्वर का आज कोर्ट में आखिरी दिन था। परंपरा के मुताबिक आखिरी दिन वो चीफ जस्टिस की बेंच में उनके साथ बैठे। सुप्रीम कोर्ट की परंपरा है कि रिटायर हो रहे जस्टिस अपने कार्यकाल के आखिरी दिन चीफ जस्टिस के साथ पीठ में बैठते हैं। इस दौरान चेलामेश्वर ने दीपक मिश्रा से 25 मिनट बातचीत की। जस्टिस चेलामेश्वर 22 जून को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो रहे हैं और आज उनका कोर्ट में आखिरी कार्य दिवस था, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी के चलते अब सुप्रीम कोर्ट 2 जुलाई तक बंद रहेगा। इस हिसाब से जस्टिस चेलामेश्वर अदालत के खुलने से पहले ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसीलिए शुक्रवार को ही जस्टिस चेलामेश्वर का सुप्रीम कोर्ट में आखिरी कार्य दिवस था। अंतिम दिन वो मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ बैठे थे। उन्होंने दीपक मिश्रा से 25 मिनट बातचीत की। दरअसल ये एक रिवाज है जिसके तहत रिटायर हो रहे जस्टिस अपने कार्यकाल के आखिरी दिन चीफ जस्टिस के साथ पीठ में बैठते हैं। इस दौरान सभी जजों के बीच कुछ देर तक बातचीत भी हुई। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस चेलामेश्वर के फेयरवेल पार्टी के लिए उन्हें न्योता भी दिया था, लेकिन जस्टिस ने इनकार कर दिया था।
जस्टिस चेलामेश्वर के रिटायरमेंट के मौके पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि आने वाली पीढ़ी लोकतंत्र और देश के लिए आपके अमूल्य योगदान को हमेशा याद रखेगी। आपको बता दें कि जस्टिस चेलामेश्वर का कार्यकाल सुर्खियों भरा रहा है। उन्होंने 12 जनवरी को 3 दूसरे वरिष्ठतम जस्टिस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश में न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यायालय में मुकदमों के आवंटन और इसके कामकाज को लेकर चीफ जस्टिस के खिलाफ गंभीर आरोप भी लगाए गए थे। इसके अलावा भी वो जजों की नियुक्ति को लेकर सवाल उठा चुके हैं। जज जोसेफ की नियुक्ति न होने को लेकर भी उन्होंने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को चिट्ठी लिखी थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए लॉगिन करें dblive.tv। नमस्कार।